ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है और आप सबके दिलों के भी बड़ा करीब होगा और जेबों के भी बड़ा करीब होगा। बिलों के भी करीब है, जेबों के भी बहुत ज्यादा करीब है। एंड दैट इज बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो तो रही है, उसके साथ साथ अब लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। ये जो नया बहरान अब शुरू हुआ है ना, इसने बहुत ज्यादा पेचीदा कर दिया है जिंदगी को। हमें याद है एक वक्त में जब बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हुआ करती थी, हम उसके यूज टू हुए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम उस लोड शेडिंग के जिन से छुटकारा पाए। अब दोबारा से लोड शेडिंग जब आई है ना, तो वो थोड़ा मुझे वो कहते हैं ना, पुरानी यादें आना शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है। ऑल दो मेरे घर पे लोड शेडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आप जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे यूनिट वैसे ही महंगा है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें लोड शेडिंग की, तो तकरीबन कुछ एरियाज पाकिस्तान के 12 घंटे तक पहुंच गए हैं शुरू होते साथ ही लोड शेडिंग। और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और जिस जगह पे मैं रहता हूँ, मैं सोसाइटी का नाम किसी पर्पस से नहीं लेना चाहता, बट वहाँ पे भी 7-8 घंटे 9 घंटे तक की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो हम सोच सकते हैं कि बाहर के इलाके पाकिस्तान के कितनी बुरी तरह सफर कर रहे होंगे। RLNG भी जो कि उसकी फरामी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, और ये बढ़ती हुई तलब के बायस जो लोड शेडिंग है इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि अगर सोलर सिस्टम्स के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर, अभी हम लोग ब्रेक पे थे तो हमारे जो स्टीम्ड गेस्ट इस टाइम पे हमारे साथ बैठे हैं, इनसे यही चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि कितनी कैपेसिटी है, कितने लग चुके हैं और कितने ऑफ ग्रिड हैं। उसके अंदर पाकिस्तान का केस पढ़ाया जा रहा है दुनिया के अंदर कि कितनी जल्दी हम लोग सोलर के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। तकरीबन 3.5 लाख नेट मीटरिंग कनेक्शंस, और लगभग हम कह सकते हैं कि 6 गीगावाट सोलर की सलाहियत ने दिन के औकात में ग्रिड पर दबाव बहुत ज़्यादा कम किया है। लेकिन इसी पॉलिसी को हुकूमत ने ख़त्म भी कर दिया है, क्योंकि पता ही चला कि इससे क्रॉस सब्सिडी का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट 50% हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। हर 4 में से एक पाकिस्तानी ऑलमोस्ट वो सोलर पर शिफ्ट हो चुका है। अब इतना ज्यादा बोझ अगर कम होता जा रहा है हमारे नेशनल ग्रिड के ऊपर, उसके बावजूद बिजली इतनी महंगी क्यों हो रही है? सवाल ये है। एक अंदाजा ये बताता है कि जनाब तकरीबन 10 रुपए में शायद बिजली का एक यूनिट बनता है। अगर 10 रुपए में बनता है तो हमें वो तकरीबन 57 रुपए में क्यों मिल रहा होता है? इसके पीछे रीजंस क्या है? क्या वाकई में बिजली की कमी है या फिर कोई और रीजन है? ये सब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वलीद साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या मसला है? बिजली का एक यूनिट अगर 10 रुपए का बन रहा है तो वो हमें 57 रुपए में क्यों मिल रहा है? देखिए, बिजली का एक यूनिट 23 रुपये में बन रहा है। जब आप उसको प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स पे लेके जाते हैं तो वो 10 रुपये पे आ जाता है। उसका जो बर्डन है वो कंज्यूमर्स बेयर करते हैं जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स वो हैं जो 200 से कम यूनिट्स यूज़ करते हैं 6 महीने तक, वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और उनका जो यूनिट है वो 10 रुपये का है। और पाकिस्तान में 56% ऑफ दी टोटल कंज्यूमर्स प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, विच मीन्स 56% कंज्यूमर्स का बोझ जो है वो लोग बेयर करते हैं जो कि 3% से ज़्यादा नहीं है, और वो 700 से ज़्यादा यूनिट्स की बिजली कंज्यूम करते हैं। लेकिन असल मसला पाकिस्तान की जनरेशन कॉस्ट का है, कैपेसिटी चार्जेस का है। हम अगर बिजली ना भी यूज़ करें तब भी पावर प्लांट्स को पैसे देने हैं। अगर हमारा डॉलर ऊपर जाता है, हमारा इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, तो कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते जाते हैं। अभी भी जो अभी का क्राइसिस है, जो अभी की लोड शेडिंग है, ये फ्यूल क्राइसिस की वजह से है। RLNG आपके सिस्टम में नहीं आ रही है, तो उस RLNG की जो कमी है उसको आपने प्रोजेक्ट किया हुआ था। इस साल आपने 15% इलेक्ट्रिसिटी RLNG से बनानी थी, जो कि अब सिस्टम में नहीं आ रही, और वो जो 15% है वो अब आपको लोड शेडिंग की नजर में नजर आ रही है। मैटर कि अगर 50% तक लोग ऑफ ग्रिड हो भी गए हैं, उसके बावजूद बिजली ने महंगा होना ही है, चाहे बिजली है या नहीं है। बिजली ने महंगा होना है क्योंकि सोलर जो है वो दिन में होता है। आपको असल में जो RLNG और महंगे पावर प्लांट्स हैं वो रात को चलाने पड़ते हैं जब सारे लोग ग्रिड पे आ जाते हैं। उसका एक तरीका ये हो सकता था कि आप बैटरी को जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं, जिस तरह से आपने सोलर को इंसेंटिवाइज किया। हमने तो सोलर से भी इंसेंटिव्स वापस ले लिए। तो ये जो फ्रेगमेंटेड पॉलिसी मेकिंग है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग है, इसकी वजह से आपको एक क्राइसिस से दूसरे का खमियाजा ही भुगत रहे हैं। IPPs के साथ जो मुआहदे हुए थे, बाय द वे हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स तो अभी भी हमें करनी पड़ती हैं। IPPs से रीनेगोशिएट किया जा रहा था कि मुआहदे जो है ना वो दोबारा से रिविजिट किए जाएंगे। उस पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं? कब तक हमारी जिंदगियों के ऊपर ना कैपेसिटी पेमेंट्स रहेंगी? देखिए, जिन IPPs के साथ निगोशिएट किया गया था, ये वो वाले IPPs थे जिन्होंने अगले 2 साल में खुद से बंद हो जाना था, उनके मुआहदे ख़त्म हो जाने थे। उससे 1 रुपया, ऑलमोस्ट 1 रुपया बिजली की कीमत नीचे आई। लेकिन
बड़े पावर प्लांट्स जो हैं, ख़ासतौर पे इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स, उनके साथ आपने 30-30 साल के मुआहदे किए हुए हैं, वो 2045-2050 में जाके एक्सपायर हो रहे हैं। तो या तो आप उनको अर्ली रिटायर कर दें या आप उनको रीपर्पस कर दें ग्रिड लेवल बैटरी फैसिलिटीज़ में, चाइनीज़ फाइनेंशियर्स के साथ निगोशिएट करें। लेकिन हम जब भी निगोशिएट करते हैं, हम निगोशिएट करते हैं कि हमारा जो कर्जा है उसको रोल बैक कर दें, उसको रीस्केड्यूल कर दें। लेकिन अगर उसको इकोनॉमिक टर्म्स पर रीनिगोशिएट किया जाए, पाकिस्तान के सोलर रेवोल्यूशन के साथ मिला के निगोशिएट किया जाए, क्योंकि वो चाइना से ही इंपोर्ट हो रहे हैं, तो चाइना अगर बैटरी में इन्वेस्ट करता है और वो वाली सोलर की जो बिजली जो आप दिन में बना रहे हैं उसको स्टोर कर लेते हैं, और रात के टाइम पे जब आपको महंगे पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं तो बैटरी की बिजली यूज़ होती है, तो मुल्क का भी फ़ायदा, कंज्यूमर्स का भी फ़ायदा, और वो जो पावर प्लांट्स जो फाइनेंशियल क्रंच में हैं उनको भी विन विन सिचुएशन में। अच्छा, अगर हम लोग बैटरीज के बारे में बात कर रहे हैं और सोलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक डिस्कशन के सेंटर पे जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोग पीछे क्यों चले जाते हैं इंसेंटिव्स से, कि क्यों हम लोग इस चीज़ को जो दुनिया में अब जैसा कि बताया जा रहा है कि पढ़ाया जाता है पाकिस्तान का सोलराइजेशन जो है, हम लोग एक अदद आगे आने वाले मुल्क में से एनर्जी का सोल्यूशन, ग्रीन सोल्यूशन प्रोवाइड करने वालों में से हैं। क्या हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ को सोलराइज करने पे ज़्यादा फोकस, जो कि मुझे लगता है करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और इसके लिए इफेक्टिव पॉलिसीज़ क्या होंगी? जी देखिए, पाकिस्तान का जो ग्रिड में इंडस्ट्री का रेशियो है वो कम है, वो कोई अराउंड 20% बनता है। चाइना में वो 50% प्लस है, विच मीन्स आप अपनी महंगी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, डॉलर्स के थ्रू करते हैं, फ्यूल, इंपोर्टेड फ्यूल लेके, और उसको आप घरों को दे देते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अपने इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को आप सोलर पे ले आएँ, इंडस्ट्री को आप ग्रिड पे ले आएँ। दूसरा तरीका ये है कि आप इंसेंटिवाइज करें जो कम्युनिटी ग्रिड्स हैं, इंडस्ट्रियल ग्रिड्स हैं, वहाँ पे वो लोग खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट से सोलर पैनल्स लगाएं, आप उनको फैसिलिटेट करें, और साथ में वो बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाएं। अगर वो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स की तरफ चली जाए। इससे ये होगा कि आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी, और आपका जो सोलर रेवोल्यूशन है वो एक सोलर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ आ जाएगा। और फिर अगर आप ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं पाकिस्तान में जो इंडिजिनाइज करती है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को, एक बड़ा अच्छा केस स्टडी है पाकिस्तान का कि अभी लिथियम आयन बैटरीज चूँकि महंगी हैं, उनकी माइनिंग भी बड़ी महंगी है। अभी जो आने वाला दौर होगा वो होगा सोडियम आयन बैटरीज का, और सोडियम जो है वो टेबल सॉल्ट से मिलता है आपको, NaCl से, सोडियम क्लोराइड से, और पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी सोडियम की नमक की कान है। तो अगर पाकिस्तान उस चीज़ को इंडिजिनाइज करता है, एक पूरी इंडस्ट्री भी खड़ी हो रही होगी, एक बड़ा ग्रिड लेवल बैटरी एनर्जी सोर्स भी आपको मिल जाएगा, और आप उसको इंडस्ट्री के साथ भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं होती तो आप पता है क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी बनती हैं जो अच्छी पॉलिसीज भी हो सकती हैं कि अल्टीमेटली हमारा नुकसान ही हो रहा होता है। जैसे सोलर के ऊपर जितने ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र करेंगे, नेशनल ग्रिड को छोड़ेंगे, तो नेशनल ग्रिड में रहने वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप तो जानबूझ के लोगों को मजीद पुश कर रहे हैं सोलर की तरफ मूव करने के लिए, फिर जितने कम रहे। What is going to happen with the IPPs अगर हम कह दें कि 90% लोग सोलर पर चले जाते हैं? देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका एक विशियस साइकिल है ये कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली महंगी है। जैसे जैसे बिजली महंगी होती जाती है लोग सोलर पर जाते हैं, और लोग सोलर पर जाते हैं, डिमांड नीचे आती है, एक साइड पे अपने कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो देनी ही देनी है, तो बिजली और महंगी हो जाती है, और फिर वो साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप सोलर पैनल्स को फ़रोग देते जाएं, अपने जो महंगे पावर प्लांट्स हैं उनको अर्ली रिटायर कर लें। अर्ली रिटायरमेंट या रीपर्पजिंग का मतलब है कि आप क्लाइमेट फाइनेंस जैसी फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की कुछ फैसिलिटी हैं, वहाँ से फाइनेंसिंग लेके आप उन पावर प्लांट्स को ख़रीद लें और उनके कार्बन क्रेडिट्स बना के आप उनको अर्ली रिटायर करें। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा लोगों का सोलर पर मुंतकिल होना भी इस गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज देन दे वोंट हैव पीपल जिनसे ये चार्ज कर सके IPPs या कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए। देखिए हुआ ही ये है कि वो कंज्यूमर जो बिल बाकायदगी से देते थे और ज़्यादा बिल देते थे क्योंकि ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, वो सोलर पे चले गए। पीछे रह गए हैं वो लोग जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, वो 10 रुपये पर यूनिट पे बिजली खरीदते हैं, और वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आप उनसे, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आप उनसे ज़्यादा बिजली चार्ज भी नहीं कर सकते। तो एक लॉजिकल स्टेप ये है कि आप ये जितने भी आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करे हैं, ख़ास तौर पे क्लाइमेट्स जो लेवी है या जो आपकी कार्बन टैक्स है, उसको रिसाइकल करें और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को सोलर पैनल्स दें, ताकि आपका सब्सिडी का जो बर्डन है वो भी कम किया जाए। डॉक्टर साहब, जो सोलर है वो एसेंशियली एनर्जी क्राइसिस का एक सोल्यूशन भी है और ग्रीन एनर्जी के लिए भी एक सोल्यूशन है। एनर्जी क्राइसिस इन एंड ऑफ इटसेल्फ एक मल्टी डायमेंशनल डोमेन है कि जिसको फिक्स करने के लिए बड़ी डिफरेंट अप्रोचेस चाहिए होती हैं।
इन सब तमाम प्रॉब्लम्स के जो सेंटर पे चीज़ है वो आ जाती है आपके पास चीप एनर्जी प्रोडक्शन के जो रेडली अवेलेबल हो। पाकिस्तान को इस चीप एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स हैं जो लेने ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमारी प्लानिंग की फ़िलॉसफी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अभी भी अगर आप पिछले बजट में पीएसटीपी की एलोकेशन देखें, वो अभी भी कैपेसिटी एक्सपेंशन सेंट्रिक है कि अभी भी आप पावर प्लांट्स बनाने की बात करें। आपने जामशोरो कोल जो कि इम्पोर्टेड कोल पर चलता है उसके लिए एलोकेशन रखी हुई है, आपने बड़े हाइड्रो प्लांट्स के लिए रखी हुई है। हालांकि कोल से निकलना चाह रही है, हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है, फिर भी हम कैपेसिटी में इन्वेस्ट करें। तो वो वाली जो एलोकेशंस हैं पीएसटीपी की, उसको रीओरिएंट करें ग्रिड लेवल बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए सोलर पैनल्स दें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद हम एक अच्छे तरीके से इस बुरहान से वापस। आई रियली वांट टू नो कि कौन से थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं जो इतनी फ्यूचरिस्टिक किस्म की पॉलिसीज हमारी बना रहे होते हैं जिसका अल्टीमेटली नुकसान हमारी फ्यूचर जनरेशंस को जो हमारे फोरफादर्स ने किया था एंड देन अभी हमें जो है ना उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब, बिजली जो है ना वो अभी मजीद महंगी होगी और अगर आप प्लान कर रहे हैं ना सोलर पर शिफ्ट करने का तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि ये भी प्लान में शामिल है कि मजीद टैक्स भी लगाया जा सकता है सोलर पैनल। Now is the time. अभी वक्त है कि आप सोलर पर हो जाइए शिफ्ट।